और आइए अब सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम की। वक्फ संशोधन अधिनियम जो है, इसके एक्ट के कुछ हिस्सों पर केंद्र पर उठाए गए हैं बड़े सवाल। एक्ट के कुछ हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट को एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अंतरिम रोक लगाने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई जानी चाहिए। कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मौजूदा वक्फ भूमि जो है उस पर कुछ अंतरिम रोक लगाने की बात है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, आप ये बताएंगे विस्तार में कि सुप्रीम कोर्ट को किन प्रावधानों पर एतराज़ है और उसके ऊपर अंतरिम रोक लगाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, देखिए नगमा, बिल्कुल तीन बड़े बिंदु हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल पूछे आज सुनवाई के दौरान। जो सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे कोर्ट में, और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने तीन जो बड़े बिंदु उठाए हैं, उसमें पहला बिंदु है जो बिल में प्रावधान किया गया वक्फ बोर्डों में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो दो गैर मुस्लिमों के एंट्री के दो गैर मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का जो मामला प्रावधान किया गया है कानून में, उस पर सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज़ है। उससे जुड़े हुए कई सवाल पूछे आज चीफ जस्टिस ने और सॉलिसिटर जनरल से। उन्होंने यहाँ तक पूछा कि क्या प्रावधान हो सकता है, क्या जो हिंदुओं से जुड़े हुए जो ट्रस्ट हैं या संस्थान हैं उसमें क्या गैर हिंदुओं को रखा जा सकता है। तो इस पर एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा बिंदु कोर्ट का ये कहना था कि जो ऐसी संपत्तियां जो ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से वक्फ के तौर पर नोटिफाई हो चुकी हैं उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाए। यानी कानून का जो वक्फ कानून नया कानून बना है उसका एक अहम पहलू यही है कि जो भी जो नई संपत्तियां होंगी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, हालांकि उसके इफेक्टिव होने में भी समय है, लेकिन कोर्ट ने उसको पूछा कि इसको तत्काल लागू नहीं किया जाए और अगर संपत्ति वक्फ के तौर पर घोषित है तो उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाए, उसको वक्फ की संपत्ति ही रहने दिया जाए। इस पर सवाल पूछा। और तीसरा जो बड़ा बिंदु कोर्ट ने उठाया, जो कलेक्टर की भूमिका को लेकर जो प्रावधान किया गया है नए कानून में कि जो भी नई संपत्ति वक्फ के लिए आवेदन पे आएगी उसका वेरिफिकेशन कलेक्टर करेगा। तो उस पर भी कोर्ट ने सवाल पूछे और इन तीनों सवालों पर कोर्ट ने एक तरह से ऐतराज़ जताया है। पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस पर अंतरिम आदेश कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले केंद्र की और राज्य सरकारों की बात सुनी जाए। तो उसके बाद कल तक के लिए मामला डेफर कर दिया गया है। कल 2 बजे फिर कोर्ट में सुनवाई होगी और तब केंद्र की तरफ से इन तीनों बिंदुओं पर क्या कहा जाता है तब पता चलेगा कि कोर्ट इस पर आगे क्या अपनी बात रखता है या क्या कोई फैसला करता है। एक और मुद्दा जो बहुत बड़ा था वो वक्फ बाय यूज़र का है, उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि कल जब केंद्र की तरफ से बात रखी जाएगी तो उनमें इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे और तब कोर्ट किसी नतीजे पर शायद पहुँच पाएगा। जी, तो कई एतराज़ हैं कोर्ट के जिसमें सवाल पूछा गया है केंद्र से और केंद्र को इसके ऊपर जवाब भी देना है। राज्य सरकारों की भी बात सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से आगे बातचीत होगी। धन्यवाद आपका प्रशांत। गुरुग्राम का मशहूर मेदांता हॉस्पिटल। इस मेदांता हॉस्पिटल से एक एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ ये वारदात तब हुई जब वो अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। जानकारी के मुताबिक महिला के साथ जब ये सब हो रहा था उस दौरान वहाँ पर 2 नर्सेज भी मौजूद थी। महिला ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये शिकायत दर्ज कराई है। जो नर्सेज मौजूद थी उन्होंने इस समय उसका कोई विरोध नहीं किया। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी है, इसकी छानबीन चल रही है। इस मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पर पुलिस का अभी क्या कहना है और आपको ये भी दिखाएंगे कि हॉस्पिटल का इस पर क्या बयान आया है। इसमें एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा दी गई है और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ
किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में, और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी, और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी, और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी। को दिखाते हैं कि मेदांता हॉस्पिटल ने इसके ऊपर क्या कहा है। मेदांता हॉस्पिटल ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की है, जिसे आपको दिखा रहे हैं। एक चिट्ठी भी जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि जांच में सहयोग कर रहा है हॉस्पिटल, और ये भी कहा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो हॉस्पिटल ने दे दिया है पुलिस को। अस्पताल ने ये बताया है कि एक कंप्लेन मिली है पेशेंट से, और पूरी तरह से सहयोग कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में हॉस्पिटल। और इस समय जो एलिगेशंस लगे हैं उस पर तमाम रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है उन सब चीज़ों को पुलिस को दे दिया गया है। तो इस समय हॉस्पिटल से बस इतने ही बयान जो है वो सामने आया है कि अभी जांच चल रही है। हमारे सहयोगी शुभांग वहां पर मौजूद हैं। शुभांग ने वहां पर से तमाम जानकारियां भेजी हैं। जिस महिला ने कंप्लेन किया है वो जिस होटल में रुकी थी वो गुरुग्राम के सेक्टर 15 में स्थित है, और इसी इलाके में शुभांग गए और वहां पर से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। गुरुग्राम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 40 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि जब मेदांता में उसका इलाज चल रहा था उस दौरान मेदांता के एक कर्मचारी ने उसके साथ यौन शोषण किया। दरअसल ये घटना फिलहाल 6 अप्रैल की बताई जा रही है। जो ये महिला है ये एक एयरलाइन कंपनी के साथ काम कर रही है और वहां पर एक एयर होस्टेस है। कंपनी की तरफ से ही ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम आई थी, और ऐसे में जिस होटल में ये रुकी थी वहां पर स्विमिंग पूल में तैरते दौरान इसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 5 अप्रैल को मेदांता में एडमिट कराया गया, और 6 अप्रैल को महिला का आरोप है कि जब वो बेहोशी की हालत में वेंटिलेटर पर एडमिट थी उस समय जो कमरा था वहां पर 2 नर्स मौजूद थी, और साथ ही एक अनजान शख्स ने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया। क्योंकि महिला बेहोशी की हालत में थी, कमजोर थी और डरी हुई थी, तो ऐसे में 13 तारीख को जब महिला हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुई उसके बाद अपने पति को इस पूरे मामले की जानकारी दी, और साथ ही गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई। इसको लेकर के मेदांता हॉस्पिटल ने भी अपनी स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि हमें किस तरह की शिकायत महिला से आई है, इसको लेकर के हम जो सारे सीसीटीवी फुटेज है और डॉक्यूमेंट्स है वो पुलिस को साझा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हम पुलिस का पूरा सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस का भी ये मानना है कि इस मामले को लेकर के उन्होंने फिलहाल जांच शुरू कर दी है और हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। गुरुग्राम से शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। ये गुरुग्राम के सेक्टर 15 का वो इलाका है जहां पर पीड़ित महिला एक होटल में ठहरी हुई थी। पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महिला 31 मार्च को गुरुग्राम आ गई थी और गुरुग्राम के एक 4 स्टार होटल में सेक्टर 15 में ठहरने लगी थी। क्योंकि ये एक ऑफिशियल ट्रिप था तो यहाँ पर महिला अकेली नहीं थी और ट्रेनिंग के लिए ठहरी हुई थी। लेकिन जब वो होटल में 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को जब होटल के स्विमिंग पूल में तैरने के लिए उतरी तो तैरते दौरान महिला की तबीयत खराब हो गई। महिला को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद महिला को गुरुग्राम के मशहूर मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया और 6 तारीख को महिला ने आरोप लगाया है कि महिला के साथ यौन शोषण हुआ, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस अब तक कर रही है। गुरुग्राम से शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। गुरुग्राम पुलिस इस घटना पर क्या कह रही है, हमारे सहयोगी शुभांग इस पर भी जानकारी दे रहे हैं। ये मामला महिला के साथ यौन शोषण का है, जिसकी वजह से ये बेहद संवेदनशील है और यही कारण है कि गुरुग्राम पुलिस पीड़ित महिला के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही है। लेकिन जो जानकारी अब तक मिली है वो ये है कि पीड़ित महिला वेस्ट बंगाल की निवासी है, यहाँ पर अपने काम से आई थी। वो एक एयरलाइन कंपनी के साथ बतौर एयर होस्टेस काम करती है, 46 साल उनकी उम्र है। एक होटल में रुकी थी जहाँ पर स्विमिंग पूल में तैरते दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उनको सांस कम आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया।
5 तारीख को मेदांता में एडमिट हुई और 6 को उन्होंने आरोप लगाया है कि 6 तारीख को उनके साथ यौन शोषण जैसी घटिया हरकत को अंजाम दिया गया। लेकिन क्योंकि महिला बेहोशी की हालत में थी इसलिए वो किसी को बता नहीं पाई, लेकिन जब 13 तारीख को डिस्चार्ज हुई तो उसके बाद 14 तारीख को एफआईआर दर्ज की। पुलिस का ये मानना है कि फिलहाल उन्होंने इस पूरे मामले में जो है जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज जो वहां पर हॉस्पिटल में लगे हुए थे उनकी जो फुटेज है वो पुलिस को मिल गई है, क्योंकि जो पीड़ित महिला है उन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था, तो इसको लेकर के पूरे दिन की जो फुटेज है वो यहाँ पर खंगाली जा रही है। और पुलिस का ये मानना है कि जैसे जैसे सबूत उन्हें मिलेंगे उसी प्रकार ये जो पूरी जांच है वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के हर पहलू से जांच करना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम से शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। तो ये पूरा मामला क्या है, मेदांता अस्पताल में हुआ क्या, एक बार फिर से आपको बताते हैं। गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल है, यहाँ पर उस महिला का इलाज चल रहा था। 46 साल की एयर होस्टेस 6 अप्रैल को वेंटिलेटर पर थी। वेंटिलेटर पर रहने के दौरान आरोप है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ और उस वक्त वहां पर 2 नर्सेज भी मौजूद थीं। घर पहुंचने के बाद 112 नंबर पर महिला ने कॉल किया, लीगल एडवाइज़र के सामने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर गुरुग्राम सदर थाने में इस पे एफआईआर हुई है और इस शिकायत के बाद मेदांता हॉस्पिटल से भी हमने कांटेक्ट किया। अस्पताल का इस पर क्या कहना है आपको दिखाते हैं एक बार फिर से इस ग्राफिक के ज़रिए। मेदांता अस्पताल का जो बयान है उसमें हॉस्पिटल ने ये कहा है कि हमें मरीज़ की शिकायत की जानकारी मिली है और हम जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। ज़रूरी दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइन। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री की हेकड़ी की खबर आ रही है। उम्मीद के मुताबिक उनका स्वागत नहीं हुआ तो उन्होंने डॉक्टर का दूर दराज इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया या करने की सिफारिश कर दी। सोनभद्र ज़िले के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे राज्य मंत्री संजीव गौंड को अस्पताल के सीएमएस के अगवानी न करने पर गुस्सा आ गया। मंत्री जी ने सबके सामने ही सीएमएस डॉक्टर रवि प्रताप सिंह को फटकार लगाई। राज्य मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र ओबरा से सीएमएस को हटाने का निर्देश दे दिया। उन्होंने सीएमएस का दूर जंगल में ट्रांसफर करने का सीएमओ को निर्देश दे दिया। इनको बिहेवियर ठीक नहीं है, जो है कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से है? मैं मिलने गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है, जो है कि इसको हाँ कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं और जंगल में नगवा में। हमारे विधानसभा में क्यों आमड़ खामड़ रखते हो यार, जो है कि उधर भेज दो, जो है कि नगवा सको हम उधर। तो मंत्री जी फ़ोन करके वहीं पर बता रहे हैं कि कैसे इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं रखा जाए। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गौंड का अब क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। अभी डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। हमें तो नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब को पता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को अगर पता होता तो इनका बिहेवियर ठीक रहता जो है कि। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि जो भी स्वागत करना है, जो भी दिखाना है, अभी 20 किलोवाट का जो सोलर पैनल लगा हुआ था, काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था, उसको ठीक करा करके लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको जो है कि किसी सहयोग से उसको चालू कराने के लिए हमसे समय लिए थे। उसी के समय के निर्धारित समय पर आकर के उसको मतलब उद्घाटन करने का काम किए थे। और बाकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमने कहा है कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक ठाक होने चाहिए, क्योंकि ये इंटीरियर एरिया है, हमारे क्षेत्रों से, दूर क्षेत्रों से आते हैं गरीब इलाज कराने के लिए, ताकि उनको यहाँ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो।
तो हमारे सहयोगी रणवीर भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले सीएमओ जो मेडिकल ऑफिसर हैं जिनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनका इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी, कल मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था। मैं चूँकि मंडल पर जो है अपर निदेशक महोदया की मीटिंग में था, उस समय जो है माननीय समाज कल्याण मंत्री जी जो है अनपरा में कुछ प्रोग्राम था, कुछ कार्यक्रम था हॉस्पिटल पर। ये जानकारी मिला कि वहाँ के इंचार्ज द्वारा जो है प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। इसको मैं गंभीरता से लिया हूँ। इस पर जो है एक एसीएम रैंक अधिकारी को भेजकर मैंने इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट ले जांच करा रहा हूँ और इसके दोषी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करूँगा। और बाकायदे मंत्री से मेरी बात भी हो चुकी है और ये बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा किया गया है तो बिल्कुल गलत किया गया है। उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ रणवीर जुड़ गए, मेरे सहयोगी। सीएमओ भी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या गलत हुआ है, प्रोटोकॉल क्या है रणवीर? क्या एक्सपेक्टेड था? मंत्री जी के स्वागत में कौन वहां खड़ा रहता, क्या कमी रह गई? देखिए, अब किस्मत से मंत्री बने, अब मंत्री बने तो माननीय हुए और माननीय है तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए। अब एक डॉक्टर है जिसके सामने एक मरीज़ बैठा है जो शायद करा रहा हो या हो सकता है उसको जीवन मरण का प्रश्न हो। डॉक्टर खुद दिव्यांग है, जो चलने उठने बैठने में जिसको दिक्कत है। लेकिन ये सब एक तरफ है, क्योंकि जो सामने मरीज़ बैठा है वो मरीज़ प्रोटोकॉल वाला नहीं है और इसी वजह से मंत्री जी को गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा कि सीएमओ को सबके सामने फ़ोन लगा दिया। बंद कमरे में नहीं लगाया, सबके सामने मोबाइल चल रहा है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन मंत्री जी इतने गुस्से में कि कह रहे हैं कि जंगल में भेज दो और जितने ऐसे बेकार लोग होते हैं उनको मेरी विधानसभा में क्यों डाल दिया जाता है। तो ये निर्देश जिस तरीके से मंत्री जी ने दिया है, ये बता रहा है कि मंत्री जी के अंदर इस बात का गुरूर है कि वो मंत्री हैं, इस बात का गुरूर है कि उनको प्रोटोकॉल मिला है और इस बात का गुरूर है कि बहुत वीवीआईपी हैं। और इसीलिए एक डॉक्टर जो मरीज़ को लेकर के बैठा हुआ है और वो बार बार कह रहा है कि साहब हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और मुझे दिव्यांग हूँ, चलने उठने बैठने में दिक्कत है, शरीर थोड़ा भारी है और मरीज़ बैठा हुआ था। लेकिन ये सारी दलीलें एक तरफ, मंत्री जी का अपना प्रोटोकॉल एक तरफ, और इसीलिए मंत्री जी रगड़ रहे हैं। अब चूँकि सीएमओ साहब सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी भी मजबूरी है कि मंत्री जी का फ़ोन आया है तो पालन तो करना ही आदेश का, इसलिए वो जांच भी बिठा रहे हैं और इसको बड़े इंडिसिप्लिन मानते हुए ये कह रहे हैं कि साहब मरीज़ देखना जो है वो गलत था डॉक्टर साहब का। पैरों में दिक्कत है लेकिन फिर भी खड़े होकर फूल माला लेके खड़ा होना चाहिए था डॉक्टर साहब को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कड़ी कार्रवाई होगी। अब इसको क्या कहा जाए? इसको दुर्भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, मंत्री की अकड़ से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब देखते हैं, अगर डॉक्टर का ट्रांसफ़र होता है तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार सरकार होती है और आम आदमी आम आदमी। तो अगर डॉक्टर का ट्रांसफ़र होता है और ये खबर भी सब तरफ है और अब ये मंत्री जी की जो हेकड़ी थी या जो गुरूर था वो भी सबके सामने है, तो ये भी आगे देखना होगा रणवीर कि क्या मंत्री जी के ऊपर भी इस तरह की डिमांड करने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है। क्या उनकी ये मांग जायज़ थी कि मरीज़ को छोड़कर डॉक्टर फूल माला पहनाने के लिए उनके सामने खड़ा होता? धन्यवाद रणवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक गंभीर खबर है ये, मंत्री जी की हेकड़ी ये कि उन्होंने सीधे सीएमओ को शिकायत की, फ़ोन लगाया सबके सामने और डिमांड किया कि क्यों नहीं वहां पर डॉक्टर आए सोनभद्र के सरकारी अस्पताल में, जब वो पहुंचे और उनके स्वागत के लिए क्यों नहीं खड़े हुए, यानी प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया गया। डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि वो मरीज़ उनके सामने बैठा था, खुद वो दिव्यांग हैं, चलने उठने में मुश्किल है, इसलिए वो फूल माला लेकर वहाँ खड़े नहीं हो पाए। और देखिए कि क्या इनका गुस्सा रहा है। इसको बात करने की तमीज नहीं है ना, हम देख रहे हैं कि ये तो मरीजों से भी इस तरह। तो सिलक्यारा की वो टनल जहां पर 12 नवंबर 2023 को मलबा आने की वजह से 41 मजदूर फंस गए थे और पूरे देश की सांसें अटक गई थीं। देश भर से मशीनें मंगवाई गईं और सभी मजदूरों को वहां से निकाला गया। बुधवार यानी कि आज के दिन उस सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, यानी कि वो जगह जहां पर मजदूर फंसे थे वहां से रास्ता बन गया है। इस पर जानकारी दे रहे हैं किशोर रावत। इस वक्त मौजूद हैं हम सिलक्यारा टनल में, जो लगातार चर्चाओं में रही है, चाहे वो चर्चा इसकी ब्रेक थ्रू वाली हो या फिर जब इसमें 12 नवंबर 2023 को मलबा आया हो। सामने ये सिलक्यारा टनल है।
और यहाँ से अगर बात करें तो लगभग ये टनल 4.5 किलोमीटर की टनल है। जो यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि बरकोट्स की तरफ से ये टनल भी खुदाई हो रही थी और यहाँ से भी खुदाई हो रही थी, दोनों तरफ से इसको अब जोड़ दिया गया है। इस टनल से जो 30 किलोमीटर का जो रास्ता है सड़क का वो दूरी कम होगी, क्योंकि अक्सर जब बर्फ़ पड़ती थी तब ये रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन ये टनल फ़ायदेमंद होगी। 4 धाम ऑल वेदर रोड के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ही ये काम परियोजना में चल रहा है। टनल की अगर बात करें तो टनल में लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें फिनिशिंग और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर इस टनल में अभी थोड़ा समय लगेगा और लगभग 1.5 साल का समय लगेगा। लेकिन इस टनल में जल्द ही पब्लिक जा सकेगी, जल्द ही 4 धाम के यात्री जा सकेंगे। और ये टनल चूँकि हमेशा याद की जाएगी उन 41 लोगों के फंसे होने के कारण, ये याद की जाएगी कि उन 41 लोगों को कैसे 17 दिन बाद सकुशल निकाला गया, ये याद रखी जाएगी। इस टनल में दोबारा से लोगों ने, जो लोग फंसे थे उन लोगों ने दोबारा इस टनल में जाकर काम किया और बिना डरे इस टनल को पूरा किया। ये टनल हमेशा अपने कई चीज़ों पे जानी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल को जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और समय के साथ ये टनल आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगी। सिलक्यारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। आरएनडब्ल्यू या फिर रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत की नई किताब आ रही है, द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। कश्मीर पर लिखी गई इस किताब को लेकर पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने लिखा है फारूक अब्दुल्ला ने बाहर 370 हटाए जाने का विरोध किया, लेकिन भीतर इस फैसले का समर्थन किया। हालांकि एएस दुल्लत ने इस बात को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला मायूस थे कि उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया। दुल्लत के मुताबिक फारूक से ज़्यादा बड़ा राष्ट्रवादी कश्मीर में कोई नहीं है। एनडीटीवी से ख़ास बातचीत में उन्होंने अपनी किताब को लेकर ये तमाम बातें बताई हैं। हमारे साथ है एएस दुल्लत, पूर्व रॉ चीफ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आजकल एक खास वजह से चर्चा में है। उनकी एक नई किताब आई है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अपनी किताब के बारे में बताइए और किताब आखिर क्यों लिखी सर आपने? ये किताब मुझे लिखनी ही थी, क्योंकि जितनी किताबें मैंने लिखी हैं वो कश्मीर पे ही लिखी हैं और कश्मीर के लिए ही लिखी हैं। अब इसको कोई समझ पाए या ना समझ पाए, ये उनकी वो है। अगर इसको कश्मीरी भी नहीं समझता है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन खास तौर से सर आपने 370 के जब हटाए जाने का अनुच्छेद को लेकर आपने जिक्र किया है, उस समय को लेकर जिक्र किया, कुछ भूमिका के बारे में फारूक अब्दुल्ला के बारे में सर, तो कुछ ज़रा बताइए सर। वो गलत रिपोर्टिंग हुई है। मैंने जो कहा था वो ये है कि डॉक्टर साहब सब बहुत मायूस थे जब अंदर से बंद थे, तो उन्होंने बल्कि समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उनको बंद किया गया। और उनके साथ मैं भी मायूस ही था कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादती है, ये क्यों हुआ है। तो डॉक्टर साहब का कहना यह था कि हम तो हमेशा दिल्ली के साथ रहे, हम तो हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। और अगर कुछ ऐसा करना ही था तो हमें कम से कम कॉन्फिडेंस में तो लिया होता। ये बात है, बस इतनी बात है। अब उसको कहते हैं कि डॉक्टर साहब 370 के फेवर में थे। कैसे हो सकते हैं डॉक्टर साहब 370 के फेवर में, जब सारा कश्मीर 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ था और रहा है, तो डॉक्टर साहब कैसे उसकी फेवर में हो सकते हैं, बताइए मुझे। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कसक थी कि उनको विश्वास में कम से कम नहीं लिया गया। वही तो है, किस्सा तो वही है ना कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनको बताया नहीं गया। आपको याद होगा 370 जब हटाया गया तो उससे 2 दिन पहले डॉक्टर साहब और उमर साहब और वो जस्टिस मसूदी मिले थे प्रधानमंत्री जी से। अब इन सब का कहना है कि हमें तो कुछ नहीं बताया गया था। कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है मुझे क्या मालूम है। मैं तो जो मुझे मालूम है मैंने वो लिखा है। तो 370 2 दिन पहले मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं सर, आपको लगता है कि कुछ चर्चा हुई होगी सर, या कुछ भी चर्चा नहीं हुई होगी जब इतना बड़ा डिसीजन जो है इतिहास? नहीं, चर्चा तो हुई है, लाजमी है चर्चा हुई है।
पर डॉक्टर साहब का कहना भी वही है, उमर साहब का कहना भी वही है कि हमें नहीं बताया गया कि ऐसा होगा। या कोई तो झूठ बोल रहा है ना। आप अगर समझ रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, झूठा मैं ही हूँ। लेकिन पब्लिकली अगर कहा जाए तो हमेशा उसका विरोध करते रहे, चाहे उमर की बात करें चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें। हाँ हाँ, तो विरोध तो मैंने भी किया था, तो वो तो विरोध करते रहे। अब आपको कैसे ख्याल आया कि वो विरोध नहीं कर रहे थे? विरोध तो हुआ था और इसीलिए बंद किए गए थे वो। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर उनको अगर गुड फेथ में लिया जाता तो शायद, अगर कह सकते हैं कि चूंकि खुल के नहीं बोल रहे हैं वो, तो शायद वो 370 हटाए जाने के पक्ष में होते सर। नहीं, पक्ष में तो कभी नहीं हो सकते थे। शायद वो रास्ता बताते कि भाई कैसे आपको कैसे करना चाहिए। अगर आपको करना ही है, इतनी फौज यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के कोई रास्ता निकलता शायद। आपने किताब में यह भी जिक्र किया है कि वाजपेयी जी के समय का जिक्र किया है सर, कि चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला को हटाकर उमर अब्दुल्ला को चीफ। जी, क्या वो था सर? नहीं, वो ऐसा था कि दिल्ली ने कहा था डॉक्टर साहब को कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और उमर को वहाँ रहने दीजिए कश्मीर में। ये बात हुई थी, पर उनको तो बनाया नहीं वाइस प्रेसिडेंट और उमर साहब इलेक्शन हार गए, तो सारा किस्सा खत्म हो गया। अब तो इतिहास की बातें होगी, तो क्या दिल्ली और कश्मीर नज़दीक आ गए हैं सर हटने के बाद से? आप क्या? मुझे तो नहीं लगता नज़दीक आ गए। ये आप उमर साहब से पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता है नज़दीक आ गए। अगर उमर साहब कहते हैं कि नज़दीक आ गए तो फिर मैं भी कहूँगा कि नज़दीक आ गए। पहले क्या कश्मीर के हालात अब सुधरे हैं सर? कश्मीर अब बेहतर हुआ है पहले से तुलना में, अगर बात करें मिलिटेंसी और बाकी विकास के बाद? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी कहीं भी कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर कोई कश्मीरी कहता है, कोई भी कश्मीरी लीडर, आप सज्जाद से पूछ लीजिए, अल्ताफ़ से पूछ लीजिए, महबूबा से पूछ लीजिए, बाकी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही है, किसी से पूछ लीजिए। तो एस दुल्लत की नई किताब है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, और इस पर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें इस फैसले की कोई खबर नहीं थी। इन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से कुछ दिन पहले आप और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उमर अब्दुल्ला वो पीएम मोदी से दिल्ली में मिले। क्या आपको पता थी इस बारे में? कोई भी पता नहीं थी। जब हम इनसे मिले, शुक्र है क्या नाम है इनका, मसूदी साहब जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, हसनैन मसूदी साहब, जज साहब, वो भी साथ थे। बल्कि मैंने उनसे पूछा उस वज़ीर आज़म से, मैंने कहा वज़ीर आज़म ये जो फ़ौज और ये जा रही है इतनी अक्सरियत में, क्या यहाँ पे कोई पाकिस्तान से जंग करने कोई है? खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। उसमें हमें लगा ही नहीं कि 370 का कोई भी मसला होगा। और अब खबर नेशनल हेरल्ड मामले की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर अब सियासत तेज हो गई है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये विपक्ष को चुप करवाने की साजिश है। और हमारे सहयोगी शादाब ने कांग्रेस नेता अलका लांबा से इस पर बातचीत की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है। हमारे साथ अलका लांबा हैं। अलका जी, जो अब रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम गंभीर आरोप लगाए, तो क्या सफाई है कांग्रेस की? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी की जब से मंत्रिमंडल से छुट्टी हुई है, उनके पास कोई काम बचा ही नहीं है। उनको इसी तरह के काम में लगा दिया है ना, और वो खुद चाहकर भी उनको मालूम है इसमें कुछ है ही नहीं है। 1937 की अखबार है, 1937 की नेशनल हेराल्ड अखबार। आज़ादी से 10 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस समय
ये संघी, ये भाजपा आरएसएस वाले अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे ना, तब 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार बनाई। हमारी अखबार हमने बनाई और उसको हमने चलाने के लिए पूरी मदद करते रहे। वो अखबार कर्ज में आ गई, हमने उसकी कर्ज से बाहर निकलने में मदद की ताकि आज़ादी के पहले की ये अखबार जो है, जिसने देश की पूरी आज़ादी को होते हुए देखा है, उसको चलते रहना चाहिए। अब भाजपाई इतने बौखला गए कि राहुल गांधी जी गुजरात कैसे बैठे हैं। इस समय राहुल गांधी जी गुजरात में हैं। 12 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसमें जो भाजपा आरोप लगा रही है वो कह रही है कि महंगी प्रॉपर्टी को, जो कि प्राइम लोकेशन पे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में है, उसको कम पैसे में लिया गया, उसको यंग इंडिया बना के। ये एलिगेशन वो लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं ना, 12 सालों से आरोप लगा रहे हो, साबित क्यों नहीं कर पाए 12 सालों में? डबल इंजन की भाजपा की सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कागज सब आपके पास है। 12 साल आरोपों को साबित अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, या साफ है उसमें कुछ है ही नहीं है। ये ईडी पूरी तरह से दबाव में है, कंप्रोमाइज्ड है। 5000 मामले ईडी ने दर्ज किए, 5000 मामले। उन 5000 मामलों में मात्र 24 लोगों के खिलाफ आरोप साबित कर पाए, मात्र 24। तो ये साफ दिखाता है कि एक संवैधानिक संस्था जो है पूरी तरह दबाव में है। राजनीतिक हथकंडा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी को, और विपक्ष की जो आवाज है उन्हें किस तरीके से डराया धमकाया जाए और दबाया जाए, इसका प्रयास है। एनडीटीवी की हमेशा से एक मुहिम ये भी रही है कि हाशिए पर रहे लोग, दिव्यांगों को मेन स्ट्रीम या मुख्यधारा का हक मिले। एनडीटीवी और ग्रीन प्लाई फाउंडेशन ने आईपीएल के दौरान दिव्यांग फैंस को आईपीएल मैच दिखाकर इस मुहिम के जरिए एक अलख जगाने की कोशिश की है। इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे क्रिकेटर से जिसने रोहित शर्मा से भी तेज 32 गेंदों पर शतक लगाया। वो गाजियाबाद की एक गुमनाम सी गली में रहते हैं। एनडीटीवी ग्रीन प्लाई फाउंडेशन की मुहिम ने उनका भी उत्साह दोगुना कर दिया है। भारतीय क्रिकेट का, आईपीएल का, T20 लीग का, जो दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग है, उसका एक अलग ही ग्लैमर है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, मानते हैं कि भारतीय क्रिकेट जो है उसकी वजह से दुनिया का क्रिकेट भी एक तरह से चलता है। भारतीय क्रिकेट जो है उसकी एक धुरी है, लेकिन उसकी एक दूसरी हकीकत भी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो जर्सी पहनी है ये टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, और व्हील चेयर की जो क्रिकेट टीम है उसकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ये जो घर है, यहाँ पे रेंटेड फ्लैट में रहते हैं। और बड़ी बात बताओ, इनका भी नाम आरबी शर्मा है, रोहित शर्मा जैसा नाम है, और वैसा ही कारनामा भी है। इन्होंने रोहित शर्मा से भी ज़्यादा तेज़ सेंचुरी बनाई है आपने, और मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट आपको खेलते हुए देखा था। क्या रिकॉर्ड है आपका? जी सर, वो मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 150 रन 49 बॉलों पे, और मैंने 32 गेंदों पे शतक मारा था। तो ये एक रोहित शर्मा से भी तेज। जी, रोहित शर्मा से भी एक हम ना ग्रीन प्लाई, आपने देखा होगा जब मैं पेरिस गया था, तो या पैरा ओलंपिक्स के जो एथलीट हैं उनको हम लोग काफ़ी कवर करते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी कैसी हो। और उसी में अभी एक ग्रीन प्लाई फाउंडेशन के साथ एनडीटीवी एक मुहिम चला रहा है कि हम प्लेयर्स को ले जाते हैं, जो फैंस हैं उनको मैच दिखाने ले जा रहे हैं। इस तरह की जो मुहिम है, जैसे आप पहले भी कहते थे कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ये मुहिम आपको लगता है कि इस तरह का और भी ज़्यादा मुहिम या तेज़ी होनी चाहिए? जी सर, ये सबसे बड़ी और अच्छी और सबसे सुखद ये बात पता चल रही है और हो रहा है कि एक जो दिव्यांग पर्सन, जो व्हीलचेयर यूजर है, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी हो रही है। क्योंकि अभी तक तो ये था कि दिव्यांग व्यक्ति को हमेशा दूसरों के सहारे रहना पड़ता था। तो ये जो मुहिम जो चली है, इससे वो अकेले भी वो जा सकता है। तो उसकी जो अंतरात्मा है या इच्छाएं हैं और शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं। आपने पहले भी बोला था कि ग्राउंड्स पे या और जगह पे अगर एक्सेसिबिलिटी हो तो डिसेबल्ड के साथ एक एम्पैथी होती है, मतलब डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं उनके साथ हम लोग एक भावनात्मक, एक अपनापन जैसी बात होती है, एक ना, है ना? वो आपको लग रहा है इस तरह की मुहिम और हो तो मतलब उन लोगों को बल मिलेगा? बिल्कुल सर, ग्राउंड में तो होना ही चाहिए। ग्राउंड के साथ साथ अन्य जगह भी जितनी भी हैं कि जहाँ पर भी मनोरंजन की चीज़ें होती हैं, चाहे वो भारतीय जो सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे सर मैं देखता हूँ कि आज भी हम लोगों को आगे बैठना पड़ता है, आगे
तो सर वहाँ पे भी होना चाहिए। और ग्राउंड्स में अभी भी सर काफ़ी सारे ग्राउंड्स ऐसे ग्रीन प्लाई फाउंडेशन के साथ हमने किया और ये मामूली सी आपको गले लगेगी, आम गली है। और ये चिंटू जी हैं, इन्होंने मतलब इन्होंने मामूली से दुकान में एक काम करते हैं, इंडिया का प्लेयर है। ये भी एक हकीकत है, इनके घर में इतने सारे अवार्ड्स हैं, उसकी जगह कम पड़ गई है। वो अवार्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम इनके साथ चलेंगे, एक कमाल का क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको हैरान नहीं होगा। मैंने तो इनको देखा है चौका छक्का, लंबा छक्का लगाते हुए। आज चलते हैं इनके साथ क्रिकेट ग्राउंड पे और फिर वहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरह का ये करते हैं और वहाँ इनसे क्रिकेट की भी बातें करेंगे। अच्छा ये देखिए, ये इसे कहते हैं इज्जत कमाना। बच्चों कैसी लगी इनकी बैटिंग? बहुत अच्छी। अच्छा, आप में से कौन लोग भी चेयर पे बैठ के छक्का लगा सकता है? कोई चार भी नहीं लगी। तो अमेजिंग काम करते हैं ये। तो जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि आपने गेंदबाजों के धागे खोल दिए। सर धागे क्या, ये इस TNM एकेडमी का और जितने भी क्रिकेट के जो प्रेम करने वाले ना, जिन्होंने मुझे मौका दिया था। एक छोटे से स्तर से मैं बिलोंग करता था, पनकी से आके वो धीरे से वो एक जो प्लेटफॉर्म मिलता गया ना, वो जो नॉर्मल ही जो। अच्छा, इन बच्चों के साथ मैं आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि ये बच्चे आपको पूछ रहे थे आपका नाम, तो मैंने बताया कि जैसे रोहित शर्मा है वैसे इनका भी नाम RB शर्मा है और इन्होंने रोहित शर्मा से 23 सेंचुरी मारी है श्रीलंका के अगेंस्ट, है ना। आप इनको वो भी कहानी बताइए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था और कैसे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए रेलवे क्रॉसिंग। हाँ जी सर, मेरा पैर बच्चों ट्रेन से कटा था। एक छोटी सी भूल थी कि ट्रेन खड़ी थी, मैं नीचे से निकल रहा था 7 ईयर्स के थे और मैं लगभग 6-7 साल की उम्र में था बच्चों। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि दुर्घटना से देर भली, आप यहाँ रेलवे लाइन तो पास में नहीं है, आप जब भी एकेडमी आते हैं तो सबसे पहले जेब्रा जो क्रॉसिंग होती है आप उस पर वेट करें, अगल बगल देखें कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। अगर वाहन आ रहा है तो आप वेट करें, जब वाहन निकल जाए तभी आप निकलें। सुरक्षित रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। अच्छा, अब आप इनको अपनी सेंचुरी के बारे में बताएं जो मैंने कवर किया था, आपने श्रीलंका के ग्रेटर नोएडा में मारा। बच्चों अभी लास्ट ईयर जून में इंडिया और श्रीलंका का 5 मैचों की T20 सीरीज़ थी, जिसमें मैं तीसरे मैच में मैं ओपनिंग करने गया था। तो श्रीलंका के अगेंस्ट मैंने 32 गेंदों पे शतक मारा और 150 रन बनाए 49 गेंदों पे। 49 बॉल, ठीक है। और अब हम लोग अभी देते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम NDTV और इधर देखो NDTV और ग्रीन प्लाई मिलके हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे व्हील चेयर पे जो लोग चलते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोग रैंप के लिए, तो अभी एक मुहिम चली है जिसमें जो फैंस हैं ना, जो डिफरेंटली एबल्ड फैंस हैं, उनको हम जो ग्रीन प्लाई के साथ हम लोग वो क्रिकेट मैच दिखाने, IPL का मैच दिखाने ले जा रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग एक स्टोरी करने पे, आप बताइए ये जो एक्सेसिबिलिटी का जो मुहिम है, NDTV को आपने देखा होगा कई बार करते रहते हैं। बिल्कुल सर, ये कैसी मुहिम है, आपको कैसे रिएक्ट करते हैं? और सर ये एक तरीके से मतलब हम लोगों के लिए जैसे क्रिकेट में आना वरदान साबित हुआ, और उसी प्रकार से ग्रीन जो कार्य कर रही है और NDTV इंडिया के साथ, ग्रीन प्लाई और NDTV इंडिया के साथ जो एक मुहिम चल रही कि जो रैंप जो बन रहे हैं, रैंप के साथ साथ सभी दिव्यांग जनों को जो व्हीलचेयर यूजर हैं, क्योंकि सर एक दिव्यांगता मेरी है कि मेरा पैर नहीं है और कुछ दिव्यांग ऐसे जिनके दोनों पैर नहीं है, स्पाइनल कोड इंजरी, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो ग्रीन प्लाई और NDTV इंडिया ये एक बहुत अच्छा मुहिम कर रही है कि वो मैदान तक देखने पहुंचेंगे तभी तो वो मैदान में उतरेंगे। चलो, तो डिफरेंटली एबल जो लोग हैं उनके साथ हमें एम्पैथी रखनी है, सिंपैथी नहीं रखनी है ना। क्या रखनी है? एम्पैथी। हमको इनके अपने साथ करना, एक्सेसिबिलिटी इनको मिलेगी और हम सबको कोशिश करनी है आसपास जो भी हैं उनको, और इनकी क्रिकेट के लिए हम लोग एक बार फिर से ताली बजाएंगे। कैमरामैन राकेश महाले के साथ विमल मोहन, NDTV।